देखो जिन्होंने भी लास्ट लेक्चर अटेंड किया है, ठीक है, उनके लिए इसको कनेक्ट कर पाना थोड़ा ज्यादा आसान है, बिकॉज रिटायरमेंट मैंने लास्ट लेक्चर कल ही डिस्कस किया और ये उसी का कंटिन्यूएशन है। इसमें कोई ज्यादा नया कॉन्सेप्ट तुमको सीखना नहीं है। अगर रिटायरमेंट आता है मतलब तुमको डेथ ऑफ पार्टनर भी आता है, खाली एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट यहाँ पे आता है, वो मैं तुमको आज सिखाने वाला हूँ। उसके बाद खाली अपने को सम्स का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इवन बाकी गुडविल का ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग इज सेम। रिटायरमेंट डेथ में सब कुछ अकाउंटिंग क्या होता है, सेम ही होता है, खाली एक छोटा सा चेंजेस होता है, वो मैं सब में बता दूंगा, ठीक है। सुनो, तो बेसिकली नाम से ही समझ में आता है कि भाई पहले 3 पार्टनर्स थे, अगर किसी पार्टनर का इसमें से डेथ हो जाता है, कोई भी एक पार्टनर अगर इसमें से चला जाता है, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे उसको हम बोलते हैं डेथ ऑफ पार्टनर। इसमें अकाउंटिंग क्यों सेम होता है, जरा ध्यान से समझना। रिटायरमेंट में क्या होता है, पार्टनर सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है। बट डेथ में क्या हो जाता है, फर्म के साथ साथ दुनिया भी छोड़ के जाते हैं, लेकिन फर्म तो छोड़ा है ना, तो जो अकाउंटिंग है वो क्या हो जाएगा, दोनों में सेम टू सेम, ठीक है। तो अब एक चीज समझना, अभी से फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल में 3 पार्टनर है, ए बी और सी। ये जो सी भाई साहब है ये निकल लिए, मतलब दुनिया छोड़ के चले गए, ठीक है। पर बच्चा ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई बंदा मर भी जाता है तो भी उसके पीछे कोई ना कोई तो उसका वारिस होगा ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं उसको, एग्जीक्यूटर बोलते हैं, तो कोई ना कोई तो होगा, ठीक है। अभी से फॉर एग्जांपल सी शादीशुदा है तो उसकी एक वाइफ भी है, एक ही वाइफ है, ठीक है। तो हुआ क्या मालूम है, जैसे ही वो मरा वो आ गई, भाई मेरे हस्बैंड का जो भी हिस्सा बनता है वो मुझे चाहिए। तो जो भी आउटगोइंग पार्टनर है उसका जो एग्जीक्यूटर होगा वो कुछ चीजें डिमांड करेगा। सबसे पहले वो क्या डिमांड करेगा, जैसे रिटायरमेंट में हम क्या डिमांड करते थे, भाई जो पार्टनर जा रहा है क्या बोलेगा, भाई कैपिटल वापस चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या डिमांड करेगा, भाई तुम लोग जो गुडविल तुमने बनाया है, मार्केट में जो रेपुटेशन है वो किसने बनाया, भाई तीनों पार्टनर ने मिलकर बनाया। लेकिन अभी ये चला गया तो बेनिफिट किसको मिलेगा, ए और, तो भाई सी को उसका शेयर ऑफ गुडविल मिलना चाहिए ना, तो वो क्या डिमांड करेगा, उसका शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, नॉट ओनली दैट, वो क्या बोलेगा, भाई पहले का अगर कोई प्रॉफिट लॉस जो तुमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जिसको अपन रिजर्व्स बोलते हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें से कुछ है, उसका भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और उसके अलावा क्या बोलेगी उसकी वाइफ के, भाई सारे जितने भी एसेट्स लाइबिलिटी है सबका एक बार रिवैल्यूएशन करो, क्या आज की तारीख में उनका मार्केट वैल्यू क्या है, और उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस बनता है, कभी असेट्स बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, लाइबिलिटी बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, तो वो जो भी प्रॉफिट लॉस बनता है उसमें से भी उसको हिस्सा चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम रिटायरमेंट में कर चुके हैं, बराबर, सेम टू सेम। लेकिन डेथ में देखो, ये जो एडजस्टमेंट मैं बताने वाला हूं ये रिटायरमेंट में भी आ सकता है, लेकिन डेथ में 99% जितने भी सम्स है सब में तुमको ये एडजस्टमेंट दिखाई देगा। ये क्या एडजस्टमेंट, जरा ध्यान से समझना। देखो एक चीज समझना, जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो आप है ना प्लानिंग कर सकते हो कि भाई देख तेरे को फर्म छोड़ना है ना, तो तू ईयर के स्टार्ट में छोड़ दे। तो क्या होगा, ईयर के बीच में छोड़ेगा ना तो फिर उस साल का प्रॉफिट निकालो, उसमें से उतना उसको शेयर दो, मतलब दुनिया भर का बहुत बहुत टेंशन है, बराबर ना। तो डेथ के टाइम पे आप ऐसा प्लानिंग नहीं कर सकते कि भाई तेरे को मरना है तो तू प्लीज ईयर के स्टार्ट में ही मर, तू ईयर के बीच में नहीं मर सकता। ऐसा किसी को बोल सकते हैं क्या, देन द आंसर इज नो। भाई जब उसका टाइम लिखा होगा वो तब चला जाएगा दुनिया छोड़ के, बराबर ना। अभी से फॉर एग्जांपल आपका जो पार्टनर है जो सी है वो मरा है 1 अक्टूबर को, और ईयर कब स्टार्ट हुआ था, अप्रैल में। तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में तो मर गया स्टार्टिंग में, तो 6 महीना वो बिजनेस में था। तो 6 महीने में से जितना भी प्रॉफिट हुआ रहेगा 6 महीने में, उसमें से भी तो उसको हिस्सा मिलना चाहिए ना। तो इनकी जो मतलब मोहतरमा है, जो इनकी मतलब शरीके हयात है ना, उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो ये सब तो ठीक है, ये सब तो भाई मुझे मिलना ही चाहिए, मेरे हस्बैंड का जो भी हिस्सा बनता है वो मुझे मिलना चाहिए, बट साथ ही साथ कि अभी जो 6 महीना तुमने गुजारा है, इन 6 महीनों में बिजनेस ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट किया रहेगा। एक मिनट, हाँ भाई देखो, प्रॉफिट को लेके कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का बात नहीं कर रहा हूँ। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट मतलब असेट लाइबिलिटी ऊपर नीचे करते उसका प्रॉफिट। मैं बिजनेस के प्रॉफिट का बात कर रहा हूँ, जो अपन फाइनल अकाउंट के टाइम पे पता है नेट प्रॉफिट निकालते हैं, भाई सेल कितना किया, परचेज कितना किया, मतलब धंधे के प्रॉफिट का बात कर रहा हूँ। तो 6 महीने में धंधे का जो प्रॉफिट होगा वो बोलेगी भाई मुझे उसमें से भी हिस्सा चाहिए। तो इस एडजस्टमेंट को मैंने प्यार से तुमको एक नाम बताया था, डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म बोला था डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। फिर से बोल रहा हूँ, क्या 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 फुल फॉर्म है, डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन, डिसीज मतलब मरा हुआ पार्टनर, जो पार्टनर मर गया। तो जो पार्टनर मर गया उसका प्रॉफिट में से कितना हिस्सा बनता है वो अपने को निकालना है। अच्छा, ये रिटायरमेंट में क्यों नहीं होता था, रिटायरमेंट के किसी सम में क्यों नहीं आया, बिकॉज एक चीज का ध्यान रखना, रिटायरमेंट के सब सम्स उठा के देख लेना, वहां पे जो भी पार्टनर फर्म छोड़ के गया वो ईयर के स्टार्ट में ही छोड़ के चला गया। तो ये अगर ईयर के स्टार्ट में छोड़ के गया तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि पिछले साल का तो जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो उसको मिल गया, और इस साल के स्टार्ट में चला गया, तो इस साल के प्रॉफिट में से उसको कुछ हिस्सा देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम जो अभी सम्स देखने वाले उसमें क्या होगा, भाई जिस बंदे की मौत होगी वो जानबूझ के ईयर के बीच में ही मरेगा, और ईयर के बीच में मरेगा तो क्या होगा, जितना महीना भी वो बिजनेस में है
उतने महीने का आपको उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, उसको बहुत ध्यान से समझना। देखो एक प्रॉब्लम समझो, ये जब बंदा बीच में मरता है ना तो इशू क्या आता है मैं समझाता हूँ। मेरे को एक चीज बताओ, धंधे का प्रॉफिट तुम कब निकालते हो एक्चुअल में? अकाउंटिंग ईयर जब एंड होता है। अब यूजुअली अकाउंटिंग ईयर का एंड होता है 31 मार्च को, बराबर है। लेकिन ये भाई सब मर गए, से फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर को ही मर गए। तो मेरे को एक चीज बताओ, अभी ये ईयर के बीच में मरा तो हम क्या ईयर के बीच में फाइनल अकाउंट बनाते बैठेंगे? देन द आंसर इज नो। तो आप क्या कर सकते हो मालूम है? आप जो मिस्टर सी है जो मर गया, उसकी वाइफ को क्या बोल सकते हो, एक काम करना ना, ईयर के एंड में जब प्रॉफिट मिलेगा ना तब आ जाना, तब मैं आपको 6 महीने का जो भी हिसाब किताब बनता है वो मैं आपको दे दूंगा। अब दीदी लेकिन बहुत खतरू, दीदी बोलने लगी नहीं नहीं मेरे को दूसरी शादी का तैयारी करने का, तो मेरे को पैसे का बहुत जरूरत है। तो दीदी बोली नहीं अभी का भी हिसाब किताब करो। अब दिक्कत ये है कि हमारे पास इस साल का प्रॉफिट है ही नहीं, तो हम उसको 6 महीने का प्रॉफिट कैसे निकाल के दे? तो उसके लिए हम उसको 3 ऑप्शन देंगे। ऑप्शन नंबर 1 हम क्या बोलेंगे, मैडम आप एक काम करो, हमारा जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था ना उस बेसिस पे, पिछले साल हमने जो भी प्रॉफिट कमाया था उस बेसिस पे हम 6 महीने का प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके दे देते हैं। अब दीदी मान गई तो अच्छी बात है, बट कभी दीदी नहीं मानी, दीदी खुराफात उसमें भी निकाली, नहीं नहीं हो सकता है तुमने पिछले साल कम कमाया हो, उससे पहले तुमने ज्यादा कमाया हो सकता है भाई, अपना अपना माइंडसेट होता है। तो हम उसको दूसरा ऑप्शन देंगे, चलो आपको ऐसा लगता है ना, आप एवरेज बेसिस पे प्रॉफिट निकालो। एवरेज मतलब कि भाई 3-4 साल का एवरेज देख लेते हैं कि इतने साल के एवरेज किस हिसाब से ईयरली हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं, तो एवरेज बेसिस पे आप लेके चले जाओ। अच्छा उसमें ही मान गई तो अच्छी बात है, नहीं तो एक लास्ट ऑप्शन अपन क्या दे सकते हैं कि मैडम एक काम करो एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेस पे ले लो। एस्टिमेटेड मतलब क्या, हम पिछले 3-4 साल का ग्रोथ देखेंगे कि हमको लगता है कि हर साल हम 10% से ग्रो कर रहे हैं, मतलब अगर एक साल प्रॉफिट 1 लाख है तो इस साल 1,10,000 हो गया, फिर और 11,000, समझ में आ रहा है, 10-10% बढ़ता चला जा रहा है। तो पिछले साल के प्रॉफिट में इतना 10-20% ऐड करेंगे और बोलेंगे चलो हमको लगता है कि इस साल हम इतना प्रॉफिट कमाने वाले हैं। पॉइंट समझा? तो फिर से बोलना, डीपीएसपी के लिए पहले हमारे पास बेस लेने के लिए कितने ऑप्शन है? पहला प्रीवियस ईयर, दूसरा और तीसरा, तीनों में से कोई एक उसको चूज करना पड़ेगा। तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तुमको सब में दिया रहेगा, ठीक है। इनटू क्या करने का, कंसर्न पीरियड अपॉन 12। नाउ व्हाट इज दिस कंसर्न पीरियड अपॉन 12? ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो सपोज दीदी मान गई कि चलो चलो पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे दे दो। अब पिछले साल का प्रॉफिट से फॉर एग्जांपल 12 लाख है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चा, वो 12 लाख तो पूरे साल का है, तो हम सामने वाले को पूरे साल का प्रॉफिट देंगे या जितना महीना उसका पार्टनर जिंदा था? ऑब्वियसली ना, तो अभी वो तो 6 महीने ही बिजनेस में था, तो आप पूरे साल का नहीं दोगे। तो कंसर्न पीरियड का मतलब क्या होता है कि डिसीज पार्टनर कितना महीना जिंदा था। फिर से बोल रहा हूँ, कंसर्न पीरियड का मतलब क्या होता है, जितना महीना अपना पार्टनर जिंदा था वो पीरियड लेने का, अपॉन 12, तो 12 में से उतने महीने का प्रॉफिट उसको मिलेगा। अच्छा और एक चीज, इनटू हिज और हर शेयर क्यों किया बच्चा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमने सपोज प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को बेस लिया, बट वो जो प्रॉफिट है वो तो पूरे साल का है ना, आया ना, तो तुमने उसमें से क्या किया, 6 महीने का प्रॉफिट निकाला। लेकिन बच्चा ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो जो प्रॉफिट है वो पूरे साल का है और सारे पार्टनर्स का है, तो आप सारे पार्टनर का प्रॉफिट एक को दे सकते हो क्या? जो पार्टनर मरा उसका शेयर ही अपन उसको देंगे। समझा कि नहीं समझा? तो भाई ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, क्या करने का, तीनों नहीं लेने का, तीनों में से कोई वो सब में दिया रहेगा, या तो क्या लेने का, प्रीवियस, या तो एवरेज, या तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट, इनटू क्या करने का, कंसर्न पीरियड अपॉन 12। कंसर्न पीरियड का मतलब जितना महीना पार्टनर जिंदा था करंट ईयर में, और उसके बाद क्या करने का, उसके शेयर से मल्टीप्लाई, बिकॉज वो प्रॉफिट पूरे फर्म का है, हम उसको पूरे फर्म का प्रॉफिट नहीं देंगे, सिर्फ उसका शेयर देंगे। तो रट्टा मारने का जरूरत नहीं, लॉजिक से याद रखो, ज्यादा समय के लिए याद रहेगा। ये हो गया। अच्छा उसके बाद डीपीएसपी की एक स्पेशल एंट्री भी, अकाउंटिंग एंट्री भी मैंने सिखाया था। अब स्पेशल अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो सिंपल सा पॉइंट है, ये जो प्रॉफिट आएगा डीपीएसपी, ये प्रॉफिट हमको सबको देना है या सिर्फ आउटगोइंग को? बाकी लोगों को तो प्रॉफिट ईयर के एंड में फाइनल अकाउंट बनेगा तब मिल ही जाएगा ना बिजनेस का प्रॉफिट, तो ये वाला प्रॉफिट अपने को सिर्फ किसको देने का है, आउटगोइंग। और जब भी अपने को पार्टनर को कुछ देना होता है हम उसको डायरेक्ट कैश नहीं देते, हम उसके कैपिटल में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं उसके, तो कैपिटल के क्रेडिट में डाल देने का। कोई भी बेनिफिट अगर देना है ना तो कैपिटल के क्रेडिट में डालने का। तो मैंने आउटगोइंग को क्रेडिट क्यों किया पहले ये समझा, ठीक है। अच्छा लेकिन एक मिनट, ये जो प्रॉफिट है हमको देना किधर से था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, एक मिनट, बिजनेस का प्रॉफिट किधर मिलता है, प्रॉफिट एंड, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है, ईयर के। बट क्या तुम ईयर के बीच में पीएनएल अकाउंट बना सकते हो? देन द आंसर इज नो। तो सिंस हम लोग ईयर के बीच में पीएनएल अकाउंट नहीं बना सकते, हम उसको यूज नहीं कर सकते पीएनएल अकाउंट को, तो इसके लिए हम टेम्पररी क्या अकाउंट यूज करते हैं, पीएनएल सस्पेंस। एक्चुअली एंट्री होना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग, बट ईयर के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, तो टेम्पररी उसको क्या अकाउंट बनाने का, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो आज के बाद दो चीज याद रखो, डेथ में यही सबसे क्रूशियल है।
बाकी गुडविल का कैलकुलेशन तो पहले भी तुमने सीखा है, ठीक है। फिर से बोलना, पहले क्या कैलकुलेट करने का, डीपीएसपी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो गलत हो गया तो एंट्री पास करके मतलब ही नहीं है। फॉर्मूला क्या है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। उसके अलावा डीपीएसपी का स्पेशल एंट्री क्या करने का, पीएनएल सस्पेंस को डेबिट करने का और आउटगोइंग को क्रेडिट करने का। फिर से बोलो, पीएनएल सस्पेंस आउटगोइंग पार्टनर, पीएनएल सस्पेंस आउटगोइंग पार्टनर क्रेडिट। क्लियर है, ठीक है। अब जल्दी से, अच्छा एक मिनट, बाकी सब तो ठीक है, ये जो गुडविल है ना, गुडविल, ये गुडविल का ट्रीटमेंट सेम टू सेम जो मैंने कल आपको लेक्चर में सिखाया था ना रिटायरमेंट में, सेम कैलकुलेशन और सेम एंट्रीज वगैरह आने वाला है, कुछ अलग नहीं है। तो एक बार जरा फटाफट वो भी रिवाइज कर लेते हैं। मेरे को बताओ, जब भी कोई बंदा फर्म छोड़ के जाता है, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, तो मैंने तो गुडविल के 3 केसेस की बात की थी। केस 1 में हम क्या करते हैं, गुडविल रेज डेड, और केस 2 में क्या करते हैं, यहां पे भी गुडविल रेज ही हो रहे हैं, लेकिन पूरे फर्म का गुडविल रेज हो रहा है कि खाली पार्टनर का, कौन से पार्टनर का, जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहे हैं सिर्फ उसका गुडविल रेज करना है। अच्छा, अगर पूरे फर्म का गुडविल रेज किया तो बेनिफिट किसको देंगे, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू, और सिर्फ आउटगोइंग का रेज किया तो बेनिफिट किसको देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू। पहले बताओ ये दोनों रेस का एंट्री क्लियर है। फिर से बोलना, पूरे फर्म का रेस किया तो गुडविल टू, और सिर्फ आउटगोइंग का रेस किया तो गुडविल टू। अच्छा, और एक चीज, जब तुम ऑल पार्टनर में बांटोगे तो तुमको रेशो का जरूरत पड़ेगा, तो कौन सा रेशो यूज करने का, ओल्ड पीएसआर। अच्छा, राइट ऑफ का एंट्री दोनों में अलग है कि सेम है, दोनों केस में राइट ऑफ का एंट्री सेम ही होता है। क्या एंट्री होता है वो, रिमेनिंग पार्टनर्स टू गुडविल। क्या होता है, रिमेनिंग पार्टनर्स टू, क्योंकि देखो राइट ऑफ कब करते हैं मालूम है, आफ्टर रिटायरमेंट या डेथ। तो जो लॉस होता है वो किसको मिलता है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनको बेयर करना पड़ता है, ठीक है। और कौन से रेशो में, रेशो अलग है यहाँ। केस 1 में मैंने कौन सा रेशो यूज करने को बोला था, और केस 2 में गेनिंग रेशो, रेशो का फर्क है। और ये कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सब मैं कल सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो उसका अभी फिलहाल जिन्होंने मिस किया प्लीज वीडियो है, वीडियो देख लेना। केस 3 पे आ जाओ। केस 3 में क्या होता है, या तो देखो केस 3 में पहले से आपको ओल्ड बैलेंस शीट दिया होगा जिसमें गुडविल पहले से मेंशन रहेगा। से फॉर एग्जांपल 50,000 का गुडविल है और नीचे उसी गुडविल का क्या कर देंगे भाई, रीवैल्यूएशन कर देंगे। तो रीवैल्यूएशन करके बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। सपोज 50 से 70 हो गया तो मतलब 20,000 बढ़ गया, और 50 से 40 हो गया तो 10,000 कम हो गया। तो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज, दोनों होगा कि दोनों में से एक होगा। तो से फॉर एग्जांपल अगर गुडविल इंक्रीज हुआ तो गुड्डू को डेबिट करने का, और ये जो इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो ये पुराने गुडविल है तो इसका बेनिफिट सबको मिलेगा, तो टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यही गुडविल डिक्रीज हो गया तो इसी एंट्री को पलटी मार दो, ऑल पार्टनर्स टू गुडविल। और रेशो दोनों जगह पे पार्टनर्स के लिए कौन सा यूज होगा, ओल्ड पीएसआर। प्लीज रेशो को ध्यान से पढ़ना, कौन सी एंट्री में कौन सा रेशो लगेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक और चीज, जस्ट मेरी तसल्ली के लिए कि भाई तुमको कितनी चीजें याद है। से फॉर एग्जांपल आपको रेशो दिया है 5:3:2, ए बी और सी, सिर्फ इतना ही दिया है। तो मेरे को बताओ अगर सी फर्म छोड़ के चला गया तो न्यू रेशो क्या है और गेनिंग रेशो क्या है। भाई ये चला गया तो न्यू रेशो 5:3 है और गेनिंग रेशो भी क्या है, 5:3। लेकिन सुनो ना, अगर क्वेश्चन में अलग से न्यू पीएसआर मेंशन किया है 3:1, अब मेरे को बताओ क्या आप डायरेक्ट शॉर्टकट में गेनिंग रेशो बोल सकते हो, नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और गेनिंग रेशो का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, न्यू पीएसआर माइनस, फिर से बोलना, गेनिंग रेशो कब कैलकुलेट करने का, जब ओल्ड और न्यू दोनों रेशो दिया रहेगा। अगर सिर्फ ओल्ड दिया है तब टेंशन लेना ही मत, सिर्फ ओल्ड दिया है तो इसको हटा देना, जो बच गया वही तुम्हारा न्यू रेशो है और वही तुम्हारा क्या है, गेनिंग रेशो, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं सम की तरफ, जल्दी से निकालो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 पेज नंबर 202। सबने निकाला, पहुंचे ना। सब में कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, देखो ना जरा। हाँ, कहाँ बैंक है रे, पार्टनर्स का नाम क्या है, राजेश, राकेश और महेश।
चलो शुरू करेंगे, ठीक है भाई। पहला सम आपका काम है सिर्फ अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, तो ध्यान से सुनो क्वेश्चन। और हमेशा टकले पे से रीड किया करो, ये मैं बोल बोल के परेशान हो गया हूँ। कुछ बच्चे डायरेक्ट नीचे से पढ़ते, बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी तो फिर गलत हो जाएगा। पढ़ो जरा क्या दिया है। राजेश, राकेश एंड महेश वर इक्वल पार्टनर्स। एक मिनट, व्हेन आई एम सेइंग इक्वल पार्टनर यानी कि इन तीनों का रेशो क्या है? ये कौन सा रेशो है? दिस इज द ओल्ड पीएसआर। कल ये वाला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। आगे बोलते हैं उनका मस्त एक कड़क बैलेंस शीट है। अपने को नीचे लाइन में पता चलेगा मरा कौन, तो भाई कौन मरा है देख लो, और कौन सी डेट पे मरा है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चलो सुनो ना, जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग लेट मी नो। ईयर यूजुअली स्टार्ट होता है अप्रैल में, क्योंकि देखो ये जो बैलेंस शीट भी एंड हुआ है मार्च 2019 में, तो इसके अगले दिन से नया साल चालू हुआ रहेगा। तो अप्रैल, मई, जून, जून में वो मर गया। तो बिजनेस में वो था कितने महीने? मतलब करंट ईयर में वो 3 महीना था, अप्रैल में और जून। अप्रैल से ईयर स्टार्ट होता है, पता है ना। और नीचे तुम जाओगे तो क्या बोला है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर, ठीक है। चलो अब जल्दी से परंपरा के अनुगत हम लोग क्या करते हैं, जल्दी बताओ। कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं, एंड टेल मी कैपिटल का बैलेंस हम डेबिट में लिखते हैं कि क्रेडिट में? तो हम कैपिटल का बैलेंस जाके क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना है देखो जरा, 5 लाख, 2 लाख, और पहले ये समझ गया। अच्छा उसके अलावा हमने कैश अकाउंट भी प्रिपेयर किया है, तो कैश का भी ओपनिंग बता दो। जस्ट टेल मी वन थिंग, असेट्स का ओपनिंग हम कहाँ लिखते हैं? तो डेबिट साइड पे हम जाके लिखते हैं कितना अमाउंट है? 1 लाख, ठीक है। तो भाई कैपिटल और कैश का ओपनिंग करने के बाद चेक करो कि इज देयर एनी रिजर्व फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। होता तो क्या करते? सारे पार्टनर्स में बांट देते, ठीक है। देन उसके बाद एडजस्टमेंट्स उड़ा देते, जो मेन चीज है। पहला देखो क्या बोलता है, फर्नीचर इज वाज टू बी एडजस्टेड एट मार्केट प्राइस विच इज 3,40,000। जरा फर्नीचर की पहले की वैल्यू देखो ना, तो मतलब 40,000 क्या करना है, कम के बढ़ाना है। तो पहले आप जाओ फर्नीचर की ओल्ड वैल्यू को असेट में मेंशन करो, क्या वैल्यू है। अब अगर मुझे इसको 340 बनाना है तो बेसिकली मुझे एप्रिसिएट करना पड़ेगा कितने से? प्लीज आप लोग पूरा पूरा फुल फॉर्म लिखा करो। हाँ, 3 लाख, एंड टेल मी असेट की वैल्यू बढ़ गई तो इट्स अ लॉस के प्रॉफिट, और प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दैट इज पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड पे। कितने का प्रॉफिट हुआ? फर्नीचर था ना, 40,000। अगला एडजस्टमेंट रीड कीजिए, इजी, जल्दी से बताओ। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या थी? तो पहले जाके असेट साइड पे वी विल राइट लैंड आनी बिल्डिंग, कितना था? इसमें कितना डेप्रिशिएट करना है? 10% कितना होता है? 40,000। कम करेंगे तो जस्ट टेल मी वन थिंग, असेट की वैल्यू कम हो गई तो प्रॉफिट है कि लॉस है? और लॉस हुआ तो क्या करेंगे, जल्दी बोलो। लॉस हुआ तो हम क्या करेंगे भाई? कहाँ गया भाई फॉर्मेट? पीएनएल के क्या लिखेंगे? टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितने का लॉस हुआ? चलो अगला एडजस्टमेंट देखो, प्रोवाइड 5% ऑफ आरडीडी ऑन डेटर्स। जल्दी से जाके ढूंढो डेटर्स कितना है। तो पहले जाएंगे हम अपने असेट साइड पे लिखेंगे डेटर्स। कितना था डेटर का वैल्यू? 3 लाख। उस पे पहले से कोई आरडीडी नहीं है ना, तो लेस करेंगे आरडीडी। कितना परसेंट? 5% कितना होता है? और 15,000 माइनस करेंगे तो, एंड इट्स अ प्रॉफिट के लॉस। तो लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्या था वो? आरडीडी। कितने का आरडीडी है? 15,000। चलो उसके बाद अगला एडजस्टमेंट पढ़ो, पढ़ो क्या दीदी? सब में अकाउंट लिखने, सब में लिखने का। इस चैप्टर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में सब में डालना, ठीक है। अगला देखो, द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट विच वाज 1,80,000। कि भाई एक मिनट, थोड़ी देर पहले याद है डीपीएसपी सिखाया था कि भाई अपने को क्या करना है। डीपीएसपी का मतलब क्या हुआ? जो पार्टनर मरा है, ठीक है,
वो जितना महीना था उस डेट तक का अपने को उसको प्रॉफिट का शेयर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे डीपीएसपी का कैलकुलेशन बहुत क्रूशियल हो जाता है, ध्यान से देखना। मुझे बताओ डीपीएसपी के लिए मैंने तुमको 3 ऑप्शन दिया था, प्रीवियस ईयर, एवरेज या तो एस्टिमेटेड। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या लेना है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट यानी कि और वो दे भी दिया है, कितना है, यस, तो हम लेंगे 1,80,000। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो बच्चा प्रॉफिट है ये तो पूरे साल का है, तो हम आउटगोइंग पार्टनर को पूरे साल का प्रॉफिट देंगे या सिर्फ 3 मंथ्स का? ये वाई 3 मंथ्स, क्योंकि वो 3 महीने अप्रैल में और जून, तो क्या करेंगे इंटू 3/। अच्छा, और एक चीज, ये जो 1,80,000 का प्रॉफिट है ये पूरे फर्म का है, तो आप उसको पूरे फर्म का प्रॉफिट दोगे, सिर्फ उसका शेयर, तो उसका शेयर क्या है भाई, ये 1/3 कैसे है, समझा ना भाई, देवर इक्वल पार्टनर, तो जो पार्टनर गया, राजेश गया ना, ये राजेश मतलब वो पहला वाला ही है, तो राजेश गया, तो राजेश का शेयर क्या है 1 और टोटल 3 है, तो 1/3, तो उसका शेयर 1/3। जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना होता है, 15,000 पक्का? तो सुनिए ना, तो बेसिकली आउटगोइंग पार्टनर को हमको 15,000 का डीपीएसपी देना है। अच्छा, इसकी स्पेशल एंट्री क्या बताई थी मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर, मतलब कौन, तो राजेश कैपिटल अकाउंट 15,000, ठीक है। अच्छा, ये एंट्री तो ठीक है, लेकिन अपने को तो भाई यहाँ पे पोस्टिंग दिखाना है ना, कहाँ जाएगा, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेरे को बताओ पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ, क्या हमने कहीं पे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट बनाया है? देन द आंसर इज नो, और एक आइटम के लिए बनाने की जरूरत भी नहीं, ये अल्टीमेटली कहाँ जाएगा मैं तुमको समझाता हूँ। मेरे को एक चीज बताओ, पीएनएल सस्पेंस डेबिट हुआ, यानी कि एट द एंड उसका डेबिट बैलेंस बचेगा, अरे हाँ या ना, किसी की भी कोई भी चीज अगर डेबिट होता है तो एट द एंड उसका बैलेंस क्या बचता है, डेबिट बैलेंस बचता है। तुम रूल क्या याद रखो, किसी भी चीज का अगर डेबिट बैलेंस बच रहा है, ठीक है, तो उसको हमको बैलेंस शीट के असेट साइड पे दिखाना पड़ेगा। कहाँ दिखाना पड़ेगा? तो आप डायरेक्टली एक काम करो ना, ऐसा याद रखो कि पीएनएल सस्पेंस का एक इफेक्ट हम असेट में दिखाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट का एक इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे, असेट में। कितना अमाउंट, 15,000। और सुनो ना भाई, 2 इफेक्ट दिखाना पड़ेगा ना, तो जो डेबिट इफेक्ट था वो असेट में दिखा दिया, लेकिन दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा भाई, इसका बेनिफिट किसको देना है, सबको देना है क्या आउटगोइंग को देना है? तो पार्टनर के क्रेडिट में जाके हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, किसके कॉलम में, कितना। तो आप याद क्या रख सकते हो मालूम है, कभी एंट्री भूल भी गए, कि डीपीएसपी का भाई 2 इफेक्ट होता है, एक असेट में और एक आउटगोइंग के क्रेडिट में। फिर से बोलो, एक इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट आउटगोइंग पार्टनर के क्रेडिट, खत्म। कोई डाउट है इसमें? कहना ही से इसी के साथ अपने सम के बाकी सारे एडजस्टमेंट्स भी हो चुके हैं, तो अब सिर्फ बचा गया जो रिमेनिंग आइटम है उनको अपनी जगह पे डालना है। क्या बच गया देखो जरा, सिर्फ स्टॉक बचा है ना, तो असेट साइड पे हम जिस आइटम के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ कॉपी आणि पेस्ट, कितने का स्टॉक था, ठीक है। स्टॉक के बाद लाइबिलिटी में 3 चीज है, क्या क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना है सन्ड्री क्रेडिटर्स, 90,000। फिर बिल्स कितना है, फिर 1,50,000। कुछ और बचा है? अब जल्दी से रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखो और उसको क्लोज करो। टेल मी विच साइड इज ग्रेटर रीवैल्यूएशन में, डेबिट में कितना है, तो दोनों साइड हम 65 लिखेंगे। 65 में से, अच्छा 55 है, ओके, मजाक मजाक मजाक। 55 में से 40 गया तो क्या बचेगा, 15,000 ना। और बताओ ना, ये 15,000 किसको देने का, सब में बांटने का। रिटायरमेंट और डेथ में जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस होगा सारे ओल्ड पार्टनर्स में, यानी कि ऑल पार्टनर्स में बटेगा, यानी कि राजेश को मिलेगा, राकेश को मिलेगा और महेश को भी मिलेगा। एंड देवर इक्वल पार्टनर यार, 15,000 को तीनों में इक्वली डिवाइड करना है, तो 5,000, 5,000 और 5,000 इक्वल डिवाइड कैसे करना है तो समझा ना, 3 पार्टनर तो डिवाइड बाई 3 कर देने का, 2 पार्टनर तो डिवाइड बाई 2 कर देना, 4 पार्टनर डिवाइड बाई 4 का, इक्वल बांटने का यही तरीका है, ठीक है। तो मेरे को बताओ, अब अगर मुझे इसको कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो सेम साइड या अपोजिट साइड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, केटलू केटलू 5,000, 5,000 और एक 5,000। अब मेरे को बताओ तीनों में से मरा कौन है, जो पार्टनर मरा है ना बेटा, सबसे पहले उसी को ठिकाने लगाना है। तो मेरे को बताओ राजेश के क्रेडिट में कितना है,
क्रेडिट में 5,15,000, यहाँ पे भी क्या आएगा 5,00,000, 5,15,000 में से 5 गया तो बचा कितना 5,10,000। बट सुनो ना, चेन्नई से ये हमारे पार्टनर का फाइनल कैपिटल है जो राजेश जो मरा है। बट बच्चा एक चीज समझो, ये मर चुका है तो इसका कैपिटल अब हम फर्म में नहीं रख सकते। तो अपने पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम पे करते हैं या तो क्या करते हैं लोन में ट्रांसफर करते हैं। फिलहाल मुझे बताओ, इससे पहले जो रिटायरमेंट में सम किया था वहां पे बोलता था कि पे करो लोन करो, बट यहाँ पे मेरे को बताओ सम में कुछ बोला है क्या पे करने या लोन में डालने हैं? तो इन दी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपके पास इससे ज्यादा कैश अवेलेबल है तो पे करने का, अगर कुछ नहीं बोला है तो। वहां फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके पास इससे ज्यादा जितना कैपिटल है उससे ज्यादा कैश अवेलेबल है तो पे करो, और नीचे लिख देने का नोट, अज्यूमिंग कि भाई ऑन द स्पॉट पे हो गया। बट अगर उतना कैश अवेलेबल नहीं है तो लोन में डाल देने का। कहाँ डालने का? लोन। फिलहाल मेरे को बताओ अपने पास उतना पैसा है क्या, तो हम इसको पे करेंगे कि लोन में डालेंगे? तो लोन के लिए खाली फर्क क्या है मालूम है? अगर ये रिटायरमेंट होता तो मैं लिखता राजेश लोन, क्योंकि भाई राजेश को मेरे को कर्जा देना है, बट यहाँ पे तो राजेश मर चुका है तो उसकी कबर में जाके तो पैसा दे नहीं सकते। तो यहाँ पे खाली फर्क क्या है मालूम है? खाली राजेश नहीं आएगा, राजेश एग्जीक्यूटर्स लोन। खाली पार्टनर लोन के बदले पार्टनर एग्जीक्यूटर लोन आ गया। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ। समझा कि नहीं समझा? और एक वो एक्स्ट्रा डीपीएसपी वाला एडजस्टमेंट, बाकी सब सेम है। मेरे को बताओ आउटगोइंग पार्टनर को सेटल करने का तरीका समझा? बाकी सारे पार्टनर नॉर्मल है बेटा। क्रेडिट में कितना है मेरे को बताओ? यहाँ पे 2 लाख में से 5 गया तो बचेगा कितना? 1,95,000। तीसरा पार्टनर भी बचेगा कितना? 1,95,000। एंड टेल मी बच्चा, ये दोनों पार्टनर मरे हैं क्या? तो इनका क्या लिखने का? बाल सीढ़ी, मतलब इनका फर्म में कैपिटल अभी भी यही है, क्लोजिंग कैपिटल। एंड टेल मी, ये क्लोजिंग कैपिटल हम कहाँ दिखाते हैं? लाइबिलिटी में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन बच गया? राजेश और ओ मजाक मजाक, मर चुका है वो, जिंदा तो यही है ना। 195 और 195 टोटल कितना होता है बोलो ना जरा? 3 लाख। अब मुझे बताओ पहले आप क्या क्लोज करोगे? बच्चे को, ये बराबर याद है। अब सुनो, गुड्डू में तो कुछ है ही नहीं है, इसमें गुड्डू के बारे में कुछ बोला ही नहीं था, लेकिन कैश में मेरे को बताओ कोई एडजस्टमेंट हुआ है क्या? तो जितना पैसा था ना तो एक्स्ट्रा आया ना तो गया, यानी कि मेरा कैश बैलेंस अभी भी कितना है? तो मैं ऊपर जाके कैश दिखा दूंगा भाई 1 लाख। एंड फाइनली इसके बाद हमारा जो बल्लू है वो क्या हो जाएगा? कल्लू हो जाएगा। बोलो, कोई डाउट शंका पंका कुछ भी है? श्योर? ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी नहीं करोगे, ठीक है? ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? आप ग्रुप में से देख के घर पे आराम से लिख लो। इसके बदले में जो सम दूंगा वो अभी तुमको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है? चलो फटाफट सम निकालो। ओ गाँव वालों, एक बार फटाफट ये आंसर जरा चेक कर लो। पहले तुमने जितना किया उतना देख लो, एंड देन उसके बाद में गुडविल, स्पेशली ये सम देने का रीजन ये था, इसका गुडविल थोड़ा अलग है, जितने भी केसेस मैंने लिखवाया ना सबसे थोड़ा सा अलग है, ठीक है? ध्यान से सुनो भाई। राकेश महेश मुकेश पार्टनर थे, उनका ओल्ड रेशियो था 3:2:1। ये सब आई होप तुमने पढ़ के रखा है। और कौन मरा और कब मरा? मुकेश मरा है, और कब मरा है? 30 जून को मरा है। 1 मिनट, ईयर कब स्टार्ट होता है? अप्रैल मई जून, 3 महीना वो बिजनेस में था और 3 महीने के बाद वो निकल लिया। लास्ट में देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट पूछा है, तो सारा फॉर्मेट अपना रेडी है। बट यहाँ पे गुडविल अकाउंट का एक्चुअल में जरूरत ही नहीं है। वो क्यों जरूरत नहीं पड़ेगा, वो मैं गुडविल सॉल्व करूंगा तब तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे कि परंपरा के अनुगत हम कैपिटल का ओपनिंग लिखते हैं, तो जरा देख के बताओ कैपिटल का ओपनिंग क्या था? देखो जल्दी। 30,000, 20,000 और 10,000। बैंक अकाउंट बनाया तो बैंक का भी ओपनिंग बता दो। 14। ओके, कोई रिजर्व था क्या बांटने के लिए? नहीं ना, तो फिर उसके बाद डायरेक्टली हम एडजस्टमेंट्स करते थे। तो एडजस्टमेंट में बोला है प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू चेंज हुआ है, ट्रक का वैल्यू चेंज हुआ है और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चेंज हुआ है। तो मेरे को बताओ प्लांट एंड मशीनरी का पुराना वैल्यू क्या था, बाद में कितना हो गया? यानी कि 4,000 से एप्रिशिएट हो गया, तो 44 बाहर के कॉलम में दिखा देना है। फिर मोटर ट्रक का वैल्यू क्या था पहले, और कितने से कम हुआ? 2,000 से कम हुआ, तो आउटर कॉलम में। अच्छा, फिर इन्वेस्टमेंट पहले कितना था, अभी कितना है, यानी कि कितना रिड्यूस हो गया?
तो बचा कितना भाई 17,000। फिर डेटर के बारे में क्या बोला था, पढ़ो। ऑल डेटर्स वर गुड, मतलब सारे डेटर अच्छे, तो सारे डेटर अच्छे तो डाउट करने का जरूरत है क्या, तो आरडीडी का जरूरत ही नहीं है। तो पुराने बैलेंस शीट में जो आरडीडी दिया था वो क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल। और आरडीडी अगर कैंसिल हो गया तो मेरे को एक चीज बताओ, डेटर का ओरिजिनल फिगर कितना था भाई, आरडीडी कैंसिल हो गया, डेटर का जो ओरिजिनल फिगर है वो आउटर कॉलम में जाएगा। बट एक रूल याद रखना, जब आरडीडी कैंसिल होता है तो इट्स अ प्रॉफिट, क्योंकि फ्यूचर लॉस तुम कैंसिल कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट है बोल के पीएनएल के किधर दिखाएंगे, क्रेडिट में। कितने का प्रॉफिट हुआ, और बाकी मेरे को बताओ मोटर ट्रक पे कितने का प्रॉफिट हुआ था, सॉरी लॉस कितने का हुआ था। फिर प्लांट एंड मशीनरी पे प्रॉफिट कितने का था, और इन्वेस्टमेंट पे लॉस कितना हुआ, 1,000। समझा ना, सबका सेकंड इफेक्ट दे दिया। सेकंड इफेक्ट का ध्यान दिया करो, भूल जाते हो कभी कभी। गुडविल 2 मिनट के लिए साइड में रखो, सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सिर्फ एक लास्ट में नीचे एक और एडजस्टमेंट दिया था, मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट। 1 मिनट भाई सुनिए ना, डीपीएसपी के लिए मैंने आपको क्या क्या ऑप्शन दिए थे, प्रीवियस ईयर या फिर एवरेज या तो फिर एस्टिमेटेड। फिलहाल यहाँ पे क्या बेस लेने को बोला है, एवरेज। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 साल का एवरेज निकालेंगे, लास्ट 2 इयर्स। हाँ ये याद रखना, कौन सा 2 इयर्स, लास्ट 2 ईयर। और देखो तुमको है ना नीचे 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए, समझा क्या। तो लास्ट 2 इयर्स मतलब ये चौथा साल और पांचवा साल, ये समझा क्या। तो मेरे को बताओ, अगर मुझे लास्ट 2 इयर्स का एवरेज निकालना है तो कितना कितना था, 12,000 और 12,000, 24,000। और ये 2 साल का अगर एवरेज है मतलब डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, तो जितने साल का प्रॉफिट है उतने से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द एवरेज। तो मेरे को बताओ, कहना ही से 36,000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कितना आएगा। तो ये अपने को बेस मिल गया, कि भाई हमको 18,000 के बेसिस पे उसको देना है। पहले मेरे को बताओ, डीपीएसपी का ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है। फिर से बोल रहा हूँ, डीपीएसपी में सबसे इंपॉर्टेंट बेस क्या लेना, वही है, प्रीवियस ईयर लेना है, एवरेज लेना है या एस्टिमेटेड। इसमें क्या बोला है, एवरेज लेने को। तो एवरेज कैसे निकालना है पहले ये क्लियर है। लेकिन बच्चा एक चीज समझो ना, जो तुम एवरेज निकालोगे वो ईयर का है, हमको पूरे साल का प्रॉफिट देना है कि सिर्फ 3 महीने का, तो इंटू 3/12 किया है क्या। और एक चीज, तुमको पूरा प्रॉफिट देने का कि उसका शेयर देने का है, तो उसका शेयर क्या है, ऊपर देख लो रेशो क्या था, 1/6। बोलो ना क्या आंसर आया फिर, 1/6, 750। पहले बताओ, ये पॉइंट क्लियर है। और मैंने इसकी एक स्पेशल एंट्री के साथ साथ डायरेक्ट इफेक्ट भी बता दिया था। मैंने क्या बोला था, जल्दी बोलो। एक इफेक्ट इधर दिखाएंगे असेट में, तो 750 पीएनएल सस्पेंस बोल के असेट में दिखा दो। और इसका सेकंड इफेक्ट किसको देंगे, सबको देंगे, आउटगोइंग को। तो भाई पीएनएल सस्पेंस किसके कॉलम में, भाई आउटगोइंग मुकेश ही है ना, 750। समझ लो कि नहीं समझ लो। और जो लास्ट वाला है ना बेटा, वो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है कि पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है। वो किसके लिए दिया था, एवरेज निकालने के लिए। अपन ने डीपीएसपी में तो एवरेज निकाल लिया, बट उसके अलावा अब गुडविल पे आ जाओ। पहले जितना मैं पढ़ूंगा सिर्फ उतना पढ़ना। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। 1 मिनट, गुडविल का वैल्यू दिया है कि निकालना पड़ेगा। तो भैया गुडविल निकालने का सिंपल सा स्टेप है, वर्किंग नोट फॉर गुडविल। सिंपली याद रखना, पहले तो आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो मेरे को बताओ, गुडविल में कितने साल का एवरेज बोला है, कितने साल का बोला है, देख लो यहाँ पे 5 साल का बोला है। उसमें देखो डीपीएसपी में 2 साल बोला था, बट यहाँ पे पूरा 5 साल लेने को बोला है। तो 5 साल मतलब ये सबको ऐड करना पड़ेगा। मेरे को जरा सबका फिगर तो ऐड करके डायरेक्ट दे दो ना। ये 60 कैसे है, पहले ये सबको क्लियर है क्या। सारे 5 साल के प्रॉफिट को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और डिवाइड बाय क्या करने का, भाई 5 साल का एवरेज चाहिए तो डिवाइड बाय 5 कर दो, सिंपल। बताओ ना क्या आंसर आता है, मेरे को बताओ। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, ये अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एवरेज के बाद हम निकालेंगे गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला याद रखना, एवरेज प्रॉफिट लिया करो इनटू क्या करने का, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो एवरेज कितना है, इनटू ईयर ऑफ परचेज। हमेशा डायरेक्ट नहीं बोलेगा, ठीक है। यहां पे तुमको बोला है, क्या पढ़ो, कहां गया, हाँ, गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 times द एवरेज प्रॉफिट। मतलब जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 2 गुना है।
तो सिंपल है, कभी कभी नंबर ऑफ ईयर परचेज डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देगा और कभी कभी ट्वाइस थ्राइस बोलेगा। तो तुमको ट्वाइस थ्राइस बोला, टाइम्स में बोला, तो समझ जाने का वही अपना नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो इधर कितना टाइम है, तो बोलो ना कितना होता है। तो 24,000 का गुडविल आ गया। सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब देना, ये जो गुडविल है ये किसी पार्टनर का या पूरे फॉर्म का है? पूरे फॉर्म का है, ठीक है। अभी देखो, अगर आपका स्टेटमेंट यहीं पे खत्म हो जाता था ना, तो हम क्या करते थे मालूम है, पूरे फर्म का गुडविल रेस कर देते थे, यानी कि केस 1 बराबर है। लेकिन केस 1 हो, 2 हो या 3 हो, सबका एंट्री जरा सोचो। केस 1 में रेस की एंट्री क्या होती है जरा बताओ ना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, और वहां पे क्या होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, और राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग पार्टनर्स टू गुडविल। कहना ही से आप गुडविल का कोई भी एंट्री कर रहे हो अपने सिलेबस में, कहना ही से हर एंट्री में गुडविल अकाउंट आता ही है, आया ना। अब दिक्कत क्या है मालूम है, इन्होंने क्या तुम्हारे ऊपर गूगली फेंका, बोलता है नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इसका मतलब क्या है मालूम है, आप गुडविल अकाउंट एंट्री में यूज नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठ जाएगा कि सर हमको गुडविल की एंट्री पास करना है और आप बोलते हो गुडविल अकाउंट ही यूज नहीं कर सकते, तो ऐसे कैसे एंट्री बनेगी, बराबर ना। तो उसका तरीका मैं सिंपल बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब भी आपको बोलेगा ना नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स, तो एक रूल याद रखना। सबसे पहले आप देखो, सिंपल है, फर्म छोड़ के कौन जा रहे हैं, तो मुकेश को अपना बेनिफिट ऑफ गुडविल मिलना चाहिए, उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल मिलना चाहिए। अपना मेन कंसर्न तो वही है ना, हम घुमा फिरा के जो भी एंट्री पास करते हैं अल्टीमेटली तो वही होता है। तो सबसे पहले आप क्या करो मालूम है, जो पार्टनर फर्म छोड़ के गया उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालो। तो मुकेश शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, मेरे को बताओ पूरे फर्म का गुडविल कितना है, इसमें से उसका शेयर कितना है, 1/6। ये प्लीज याद रखना, गुडविल में जब शेयर निकालते हो ना, मंथ को कंसीडर मत करना। मंथ सिर्फ किधर कंसीडर होगा, डीपीएसपी में। बहुत सारे बच्चे गुडविल निकालने के टाइम पे भी ना बोलते सर 3/12 करो ना, नहीं, गुडविल का मंथ से कोई लेना देना नहीं है, ये याद रखना प्लीज। तो मेरे को बताओ 1/6 करेंगे तो कितना होता है। इसका मतलब देखो बहुत सिंपल है, तुम कोई एंट्री पास नहीं कर रहे हो सब चलेगा, खाली तुमको मेन क्या याद रखना है कि भाई मुकेश को 4,000 का गुडविल का शेयर मिलना चाहिए, बरोबर। लेकिन अपन गुडविल अकाउंट यूज नहीं कर सकते, तो क्या करने का, एक एंट्री, स्पेशल एंट्री याद रखो। मेरे को एक चीज बताओ, बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, तो मुकेश को क्रेडिट कर दो। जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए ना, जिसको प्रॉफिट होना चाहिए, उसको उसके उस पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर देने का। अच्छा मेरे को बताओ, ये बेनिफिट इसको किससे मिलना चाहिए, इसके जाने की वजह से बेनिफिट किसको होगा, जो बचे हुए पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर्स, आया ना। तो हम क्या करेंगे मालूम है, उनका कैपिटल कम कर देंगे और इसका कैपिटल बढ़ा देंगे। फिर से बोल रहा हूं, उनका कैपिटल और इसका कैपिटल बढ़ा। और रूल याद रखना, कैपिटल कम करने के लिए डेबिट किया जाता है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट किया जाता है। तो मेरे को बताओ किसका किसका कैपिटल मैं कम करूंगा, क्या नाम था बाकी दोनों का, राकेश और, इन दोनों का कैपिटल डेबिट कर दो। तुम इतना नहीं याद रखे, तुम सिर्फ इतना याद रखो, रिमेनिंग पार्टनर टू आउटगोइंग पार्टनर। क्या बोला भाई, रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर से बोलना, ये एंट्री कब यूज करेंगे, जब गुडविल अकाउंट यूज करने को मना करेगा तभी ये एंट्री। पूरे चैप्टर में से भी एक ऐसा ऐसा सम है जिधर पे बोला है गुडविल अकाउंट मत यूज करो, अदरवाइज हर सम अपन नॉर्मल एंट्री के हिसाब से ही करते हैं, ठीक है। और ये एंट्री में पूरे फर्म का गुडविल नहीं दिखाने का, जो आउटगोइंग पार्टनर है सिर्फ उसका गुडविल दिखाने का। तो जल्दी से मेरे को बताओ, मुझे मुकेश को कितना बेनिफिट देना है, 4,000 का बेनिफिट देना है। और ये 4,000 का बेनिफिट किसको बेयर करना पड़ेगा, कौन से रेशो में, ये भी याद रखो, गेनिंग रेशो, ये याद रखना। देखो केस 2 याद है ना, केस 2 में क्या होता है, अपन आउटगोइंग पार्टनर को जो बेनिफिट देते हैं उसका लॉस कौन बेयर करता है, रिमेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशो। तो यहाँ पे भी गेनिंग रेशो यूज करना। लेकिन गेनिंग रेशो, एक मिनट, सब में देखो कहीं पे भी न्यू रेशो है क्या, देखो देखो देखो, तो न्यू रेशो नहीं है तो कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, जो गया उसको हटा दो। तो मेरे को बताओ अपना बचा क्या, और ये 3:2 न्यू रेशो और गेनिंग रेशो दोनों वही है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3:2 में बांटेंगे। बोलो 4,000 को 3:2 में बांट के बताओ, 2400 और 1600। मुझे बताओ ये स्पेशल एंट्री याद रहेगी, क्या है ये स्पेशल एंट्री, फिर से बोलना, रिमेनिंग पार्टनर टू, रिमेनिंग पार्टनर टू। अब मुद्दा तो ये बचा, चलो एंट्री एंट्री तुम याद कर लोगे, बट इसका इफेक्ट्स क्या आएगा वो मेन है ना। तो मेरे को बताओ, फर्स्ट कैपिटल क्या हुआ, रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल डेबिट हुआ, बरोबर ना। तो क्या करने का मालूम है, पार्टनर्स कैपिटल में जाने का, तुम सपोज एंट्री भूल भी गए ना, मैं तुमको एक तरीका बताता हूँ, डिसोल्यूशन में भी ऐसा एक मैंने एक एंट्री के लिए मैंने तरीका बताया था।
डेबिट में जाके ना तुम क्या करो, नाम है ना आउटगोइंग पार्टनर का लिखो। नाम किसका लिखो? तो आउटगोइंग पार्टनर कौन है? तो यहां लिखो मुकेश कैपिटल। और अमाउंट है ना रिमेनिंग पार्टनर्स में लिखो। रिमेनिंग पार्टनर मतलब राकेश और जो तुमने बांटा। क्रेडिट में जाके नाम लिखो रिमेनिंग पार्टनर का। रिमेनिंग पार्टनर का नाम क्या है? राकेश और महेश। और अमाउंट किस में लिखोगे? जो तुम्हारा आउटगोइंग पार्टनर है, कितना कितना? 2000। मैं फिर से बोल रहा हूं, जरा ध्यान से समझना एक बार। डेबिट में नाम किसका लिखने का? आउटगोइंग पार्टनर का। डेबिट में नाम किसका लिखने का? अमाउंट किस में लिखने का? रिमेनिंग में। फिर से बोलो, डेबिट में नाम, अमाउंट किस में? रिमेनिंग में। क्रेडिट में नाम किसका? रिमेनिंग का, अमाउंट किस में? ऐसा कब करने का? जब तुमको नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स बोलेगा, तो गुडविल अकाउंट यूज करने को ना बोलेगा तब ऐसा करना। हो गया? क्लियर है? आता हूं, 2 मिनट। ठीक है, तो मुझे बताओ पहले यहां तक का पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? बाकी तुम बैलेंसिंग वगैरह तो ऐसा मेरे को लगता है कर ही सकते हो, पोस्टिंग और बैलेंसिंग। ठीक है, तो वो करके खत्म करो जल्दी से 2 मिनट में। गुडविल छाप लो। देखो, एक नया टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं, और बहुत हाई चांसेस है कि आपको एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछे। ठीक है, और बहुत बार पूछा है। इसमें ना आपको पूरा पूरा सम सॉल्व करना नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है मालूम है? जो पार्टनर मरा है ना, आपको सिर्फ उसका कैपिटल प्रिपेयर करने को बोलेगा, और उसके लिए तुमको 8 मार्क मिलेंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं तो तुमको आइडिया आएगा। फिलहाल कोई फॉर्मेटिंग कुछ मत करना, ये सम अच्छे से देख के समझो, बाद में एक दूसरा सम ट्राई करने को दूंगा। ठीक है, राहुल, रोहित एंड रमेश आर इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ये कौन सा रेशियो इनका? ओल्ड पीएसआर। नीचे देखो, कौन सी डेट पे रमेश मरा है? 1 एक मिनट सुनो ना, ईयर कब स्टार्ट होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को मर गया, मतलब अक्टूबर में वो नहीं था, सितंबर 6 महीना तो वो था ना। तो यहाँ पे कंसर्न पीरियड कितना रहेगा भाई? 6 मंथ्स। लास्ट में जाके देखो, मेन चीज ये है कि आपको सिर्फ क्या बोला है? प्रिपेयर रमेश कैपिटल शोइंग अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटिव। यानी कि यहाँ पे आपको कैपिटल भी सारे पार्टनर्स का नहीं चाहिए, सिर्फ किसका कैपिटल चाहिए? रमेश का। और एक चीज पूछा है, गिव वर्किंग फॉर प्रॉफिट एंड गुडविल। मतलब वो जो डीपीएसपी अपन निकालते हैं ना, जो रफ में कैलकुलेशन करते थे, वो डीपीएसपी का वर्किंग अच्छे से शो करने का और गुडविल का वर्किंग अच्छे से शो करने का, उसके लिए तुमको 8 मार्क दे रहे हैं। अब एक चीज समझना, आपको रिवैल्यूएशन पूछा नहीं है, बट फिर भी तुमको रिवैल्यूएशन का जरूरत पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन वर्किंग नोट पे बना लेना। तो चलो शुरू करेंगे भाई। परंपरा के अनुगत पहले तो हम क्या करेंगे? कैपिटल का ओपनिंग लिखेंगे। जस्ट टेल मी वन थिंग, यहां पे आप सारे पार्टनर के कैपिटल में इंटरेस्टेड हो या सिर्फ रमेश के कैपिटल में? तो जरा क्वेश्चन में देखो और देख के बताओ रमेश का कैपिटल कितना है? 2,40,000। जस्ट टेल मी वन थिंग, कैपिटल का बैलेंस डेबिट में आता है कि क्रेडिट में? तो क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था बेटा? 40,000। अब यहाँ पे कैश गुडविल अकाउंट कुछ तुम बना रहे हो, तो किसी का कुछ ओपनिंग का टेंशन नहीं लेने का। अच्छा ढूंढो, कोई रिजर्व है क्या बांटने के लिए? है ना? बट एक चीज समझो, अगेन ये रिजर्व सारे पार्टनर्स में बढ़ता है, बट यहाँ पे आपको सारे पार्टनर के डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट है या सिर्फ रमेश के शेयर में? तो आप क्या करोगे? अच्छा रिजर्व लाइबिलिटी में, तो आप पार्टनर में किधर दिखाओगे? डेबिट के क्रेडिट? तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। मेरे को बताओ पूरे फर्म का कितना है, उसमें से हमको आउटगोइंग को कितना देना? उसका शेयर देखो टकले पे क्या था? 1/6। करो इसको डिवाइड बाय 6 करके बताओ। 16,000। तो आउटगोइंग पार्टनर को अपने को 16,000 का अमाउंट देने का है। ठीक है, रिजर्व के रिलेटेड। और कुछ है क्या भाई ऊपर? नहीं ना? और कोई रिजर्व रिजर्व बांटने के लिए है क्या? नहीं। तो अब क्या करो, डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स पे आ जाओो। अब एडजस्टमेंट पे आओगे तो तुमको सबसे पहले क्या दिखेगा? आरडीडी वाज मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। पहले आरडीडी कितना था जरा देखो, 1 लाख पे 10,000 का आरडीडी क्रिएट किया था। लेकिन अब वो पहले की बैलेंस शीट में, इसको 2 मिनट के लिए साइड में रखना एंड जस्ट टेल मी वन थिंग, ओरिजिनल डेटर कितना है? उसका 5% कितना होता है? तो बच्चा मेरे को एक चीज बताओ, आरडीडी पहले 10 था और अभी एडजस्टमेंट में कितना बोल रहा है? मतलब आरडीडी बढ़ाना है कि कम करना है? भाई पहले 10 था, अभी 5 हो गया, मतलब 5,000 कम करना पड़ेगा ना। एंड टेल मी, आरडीडी अगर कम होता है तो इट्स अ लॉस के प्रॉफिट?
देखो हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, बट रीवैल्यूएशन में इफेक्ट किधर आएगा दिखाना पड़ेगा, बिकॉज हम वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन बना रहे हैं। तो हम क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे बाय आरडीडी। क्रेडिट में क्यों दिखाया है सबको समझा? ओके, आरडीडी के बाद नेक्स्ट देखो, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वर टू बी वैल्यूड एट 80,000 एंड 4,10,000। पहले बताओ प्लांट एंड मशीनरी का पहले का वैल्यू क्या था, अभी कितना है? यानी कि 5,000 का प्रॉफिट है कि लॉस है? तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का लॉस हुआ? और उसी के साथ में और कौन सा आइटम था? इन्वेस्टमेंट। पहले इन्वेस्टमेंट देखो कितने का था, अभी कितना है? तो वैल्यू, तो लॉस है क्या प्रॉफिट है? बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने का प्रॉफिट है? 60,000। फिर उसके बाद देखो, ऑफ द क्रेडिटर 6,000 वाज नो लॉन्गर अ लाइबिलिटी एंड शुड बी प्रॉपर्ली एडजस्टेड। ये बेसिकली सिंपल सा पॉइंट है। अपने को क्रेडिटर कितना था ऊपर जाके देखो जरा, उसमें से अब 6,000 रुपये आपने को देने का जरूरत ही नहीं है। बोलता है इज नो लॉन्गर अ लाइबिलिटी, अब पे करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को एक चीज बताओ, मेरा लाइबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? और लाइबिलिटी कम हो रहा है तो इट्स लॉस के प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन के, तो बाय क्रेडिटर्स कितने का प्रॉफिट हुआ? 6,000। उसके बाद पढ़ो नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट फॉर 17-18 वाज एस्टिमेटेड 1,20,000। इस बार डायरेक्टली इस साल एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होगा वो तुमको दे दिया है। और आगे क्या बोला है, रमेश शेयर इन इट अप टू द हिज डेथ इज टू बी वाज टू बी गिवन टू हिम। ये बेसिकली डीपीएसपी का बात चालू है। तो डीपीएसपी के लिए मुझे एक चीज बताओ, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, या तो तुम नाम लिख सकते हो। कौन मरा, कौन है, क्या नाम है उसका? तो राकेश शेयर इन प्रॉफिट, रमेश शेयर इन प्रॉफिट, तुम ऐसा लिख सकते हो। एंड टेल मी बच्चा, डीपीएसपी के लिए मैंने क्या बोला था, क्या लेने का? लास्ट ईयर प्रॉफिट एवरेज या तो एस्टिमेटेड। फिलहाल इस सम में हम क्या लेंगे? तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना दिया है? वो डायरेक्ट दे दिया है ना, 1,20,000 इंटू कंसर्न पीरियड कितना था भाई? 6 महीना वो जिंदा था। और उसका शेयर कितना है, कितना आता है बोलो? और मैंने इसकी स्पेशल एंट्री क्या बताई थी? टू आउटगोइंग पार्टनर, यानी कि कौन? रमेश कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताओ, क्या हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं भाई? डीपीएसपी का दो इफेक्ट होता है, एक असेट साइड पे, एक आउटगोइंग के क्रेडिट साइड पे। बट हम असेट तो बना ही नहीं रहे, बैलेंस शीट तो बना ही नहीं रहे, तो डायरेक्टली इफेक्ट किधर दिखाएंगे? रमेश के। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। कितना देना है उसको डीपीएसपी का? चलो अगला एडजस्टमेंट पढ़ो। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर व्हिच वर। तुमको 5 साल का प्रॉफिट दे दिया और बोला गुडविल निकाल लो, और बोला है रमेश शेयर इन इट वाज टू बी गिवन टू हिम। इसमें से अपने को रमेश का शेयर देना है, बट कहने ही से उसके लिए पहले तुमको फर्म का गुडविल चाहिए रहेगा। तो भाई गुडविल निकालना अभी अभी सिखाया था। वर्किंग नोट नंबर 2 किस चीज का आएगा? गुडविल का। वहां पे लिखना कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। मेरे को बताओ गुडविल के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर्मूला लिखा करो ऐसे वाले सब में, क्योंकि देखो तुमको 8 मार्क दे रहा है सिर्फ एक अकाउंट का और वर्किंग का, तो वर्किंग अच्छे से बनाओ, ठीक है? तो मुझे बताओ, सारे 5 साल का प्रॉफिट एक एक करके ऐड कर लो और बोलो कितना होता है ऐसा? कितना? 9 लाख डिवाइड बाय क्या करेंगे? ये 9 लाख कैसे आएगा ये समझा ना। सारे साल के प्रॉफिट को ऐड कर दिया और 5 साल का एवरेज निकाला, तो डिवाइड बाय 5 कितना होता है बताओ जरा? कितना? 1 लाख। ये सुनो ना, ये जो 180 तुम बोल रहे हो, ये गुडविल है क्या एवरेज है? तो गुडविल कैसे निकलेगा? 1,80,000 पढ़ लो यहाँ पे। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना। तो इंटू क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, तो गुडविल कितना हो जाएगा? 3 लाख। बट एक चीज समझो, ये जो 360 तुमने निकाला है, ये किसी एक पार्टनर का है कि पूरे फर्म का है? और ऐसे वाले सम में हम तो सिर्फ एक पार्टनर का ही कैपिटल बना रहे, तो ऐसे वाले सम में हमेशा याद रखना, अपने को पूरे फर्म का गुडविल रेज नहीं करना है, सिर्फ आउटगोइंग का गुडविल रेज करना है। किसका गुडविल रेज करना है? तो इसके लिए अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा? रमेश शेयर इन गुडविल। तो मेरे को बताओ पूरे फर्म का गुडविल कितना है? रमेश का शेयर क्या है? 1/6 कितना आता है? और मेरे को बताओ केस 2 में गुडविल रेस करने की क्या एंट्री होती है? गुडविल सबको बटेगा क्या, सिर्फ आउटगोइंग को? भाई ये 60,000 रुपया सिर्फ आउटगोइंग का है ना, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू आउटगोइंग, मतलब कौन? रमेश कैपिटल अकाउंट 60,000। अब जल्दी से बताओ, हमने गुडविल अकाउंट तो बनाया नहीं, सिर्फ रमेश पे ध्यान दे रहे, तो रमेश इज डेबिटेड के क्रेडिटेड?
तो रमेश के क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे, बाय गुडविल कितना। चलो उसके बाद अगला एडजस्टमेंट पढ़ो। सैलरी 5,000 पर मंथ वॉज पेबल टू हिम, मतलब अपने को आउटगोइंग पार्टनर को 5,000 का सैलरी पर मंथ के हिसाब से देना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने क्या बोला था, अगर हम पार्टनर को कुछ भी देना चाहते हैं, मतलब फर्म अगर पार्टनर को कुछ भी देना चाहते हैं, कैश में देता है, कैपिटल में डालता है, और उसका कैपिटल कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, भाई कोई चीज बेनिफिट दे रहे हो तो उसका कैपिटल बढ़ना चाहिए, तो बढ़ाने के लिए मैंने क्या रूल बोला था, क्रेडिट में डालने का। कैपिटल बढ़ाने के लिए किधर डालने का, क्रेडिट में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरी। अच्छा एक मिनट, कितना, भाई 5,000 पर मंथ है, तो वो कितना महीना था इस साल, तो इंटू 6 करेंगे, कितना होता है भाई, ये 30 कैसे आया, क्या है, सबको समझा, प्लीज वो पर मंथ पे ध्यान देना, ठीक है। अगला क्या देने को बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना बोला है, 5% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बोला है, वो बात की बात है। पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, देखो कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, कैपिटल बेसिकली ओनर ने पैसा लगाया है, अब वो उस पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है, तो फर्म के लिए खर्च है, बट ओनर को जब हम पैसा देते हैं तो हम कैश में देते हैं या उसके कैपिटल में डालते हैं, तो अगेन कैपिटल कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो अगेन आप क्रेडिट साइड पे जाओ और आप लिख दो इंटरेस्ट ऑन। अब मुझे बताइए कि हमारे रमेश का कैपिटल कितना था, इस पे कितना परसेंट, कितने महीने के लिए, भाई पूरे साल का इंटरेस्ट थोड़ी ना लगेगा, वो तो 6 महीने में मर गया, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो निकालो 5% 6 महीने के लिए। यहाँ तक का समझा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ो, ड्राइंग्स भी है और ऊपर देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले ड्राइंग्स रिकॉर्ड करना ज्यादा बेटर है। तो मेरे को बताओ, जब पार्टनर ड्राइंग करता है तो उसका कैपिटल बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, भाई वो ड्राइंग कर रहा है, पैसा निकाल रहा है, तो उसका कैपिटल कम करने के लिए अपन किधर दिखाएंगे, डेबिट साइड पे, तो क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग्स। बट सुनो ना, कितना निकाला उसने, 2,000 पर, तो इंटू क्या करेंगे, ये समझा ना, पर मंथ है, 5,000 है, हाँ वो बात की बात है ना, पहले ये तो बता दो कितना होता है बोलो। और उसी के साथ ऊपर अपना एक चीज रह गया था, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ वो जो बोला है ना आगे, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2,000 रुपया। तो भैया सिर्फ ये याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर को देना है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पार्टनर से लेना है। तो जैसे आप कैश उसको डायरेक्ट देते नहीं ना, वैसे वो भी कैश नहीं देगा, वो क्या बोले, मेरे कैपिटल में से एडजस्ट कर लो, तो अपने उसका कैपिटल बढ़ाना है कि कम करना है, तो आप डेबिट साइड पे जाके लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, देखो, और सीधा फिगर दे दिया कितना है। अब एक चीज समझो, मैंने देखो तुमको कॉन्सेप्चुअली समझाने का ट्राई किया कि कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट में डालो, अगर किसी पार्टनर का कैपिटल तुमको कम करना है तो डेबिट में डालो, बट अगर तुमको नहीं याद रहता ना, इतना एक शॉर्टकट बोलता हूँ सुनो, कैपिटल में डेबिट में सिर्फ 3 चीज आएगा, डेबिट में सिर्फ कितना चीज आएगा, क्या क्या आ सकता है बता देता हूँ, एक तो ड्रॉइंग आएगा, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, और उसके अलावा कोई लॉस रहेगा तो वो आएगा, बस। फिर से बोलना, कैपिटल के डेबिट में क्या क्या आएगा, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और कोई लॉस, उसके अलावा तुमको जितना भी चीज पार्टनर को देना है ना, सब क्रेडिट में आएगा, देख लो उठा के। तुमको रिजर्व देना है, तुमको डीपीएसपी देना है, तुमको गुडविल का बेनिफिट देना है, तुमको सैलरी देना है, तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तुमको उसको कमीशन देना है, सब क्रेडिट में आएगा, खाली डेबिट में 3 चीज, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड लॉस, अगर उसको कोई देना है तो वो आएगा। बोलो, ऐसे तो याद रख सकते हो ना, एकदम सिंपल हो गया। अच्छा, विद दिस कैन आई से मेरे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, कुछ बचा क्या, हो गया ना खत्म। अच्छा, अब तुमको है ना बाकी आइटम का पोस्टिंग का कोई टेंशन लेना नहीं है अभी, क्यों मालूम है, देखो जो आइटम बचते थे तुम उनको नए बैलेंस शीट में लिखते थे, बराबर है ना, बट क्या यहाँ पे नया बैलेंस शीट है, तो बाकी के आइटम का कोई टेंशन मतलब क्लोजिंग कर डालो। अच्छा, क्लोजिंग के टाइम पे एक चीज का सिर्फ ध्यान रखना कि पहले आपको रीवैल्यूएशन क्लोज करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है, देखो रीवैल्यूएशन में भी प्रॉफिट लॉस होता है और उस प्रॉफिट लॉस में भी आउटगोइंग पार्टनर का हिस्सा होता है, तो इसके लिए मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, नहीं तो जरूरत ही नहीं था। चलो मेरे को बताओ, रीवैल्यूएशन में कितना क्रेडिट में है, 71 है ना, 71 में से 5 गया तो, और ये किस में बटेगा, क्या नाम था पार्टनर्स का, क्वेश्चन में एग्जैक्ट नाम देख के बताओ, राहुल, रोहित और रमेश, क्या रेशियो था,
तो 33,000, 22 और करके देख लेना, 321 में ये आ जाएगा, ठीक है। बट मेरे को एक चीज बताओ, तुमको तीनों में इंटरेस्ट है या तुमको सिर्फ रमेश में इंटरेस्ट है? तो रमेश का जो भी प्रॉफिट है वो रमेश के कैपिटल में जाएगा। जस्ट टेल मी वन थिंग, रमेश के कैपिटल में किधर जाएगा भाई? एक इफेक्ट डेबिट में, तो दूसरा प्रॉफिट है तो क्रेडिट में जाएगा। तो बाय, यहाँ पे लिख देंगे क्या भाई? बाय रीवैल्यूएशन, ब्रैकेट में चाहिए तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट मेंशन कर देना। उसका कितना शेयर बनता था? 11,000। और इसी के साथ आपका ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बैलेंसिंग करके जरा मेरे को बताओ। डेबिट का मैं बताता हूँ 32 है, क्रेडिट में आप बताओ कितना है? क्रेडिट टोटल फास्ट। 341, चेक करो एक बार। आज ही करना है जल्दी। 8 लाख का आएगा भाई? वो तू आंसर मेरे को वहां से देख के मत बता, मेरे को टोटल चाहिए। हाँ, 3,60,000। थ्री 373। सिंपल से 5 आइटम के टोटल का 4 आंसर आ रहा है तुम्हारा। 373 में से 32 गया तो कितना बचेगा? 3 लाख। ए भाई सुनिए ना, प्लीज टोटल वोटल सही से करो। हाँ, कहना ही सही है, रमेश का फाइनल कैपिटल है। और सब में अगर तुम पढ़ोगे तो क्लियर बोला था कि अपने को ये पता करना है क्या कितना अमाउंट अपने को उसके एग्जीक्यूटर को देना है। मतलब अभी तक अपन ने पैसा दिया, तो यहाँ पे लिखने का रमेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट हो गया। इस सम के लिए तुमको 8 मार्क मिल जाएंगे। सिंपल, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ नहीं देने का, बैलेंस शीट में जाता है, बट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ना, तो लाइबिलिटी। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देख, सुन 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 अभी। ओ भाई इधर, ड्राइंग जो है, ड्राइंग मतलब तूने पैसा विड्रॉ किया, अगर पूरा सम होता तो इसका एक इफेक्ट कैश में से कम कर देते, ठीक है। और ये जो तेको दिख रहा है ना, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर तेको फाइनल अकाउंट याद होगा ना, इन सबका एक इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में आता है। लास्ट लेक्चर जब रिवीजन लिया तो बताया था। और तू ईयर के बीच में पीएनएल अकाउंट नहीं बना सकती, तो इन सबका सेकंड इफेक्ट पीएनएल सस्पेंस में जाएगा। देखो रफ में फिर पीएनएल सस्पेंस बनाना पड़ेगा, और पीएनएल सस्पेंस में जो लास्ट में बैलेंस बचेगा ना, वो तेको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। कौन सा ओपनिंग? नहीं नहीं, वो भी फिर पहला अकाउंट में डालेंगे ना, सब चीज डाल के लास्ट में जो बचेगा वो दिखाएंगे, समझा? दीदी ये वाला 11,000 दीदी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था ना, उसको बांटा अपन ने तीनों में, तो इसका जो शेयर था वो मैंने वहां ट्रांसफर किया। समझ लो, क्या डाउट है बोलो? नहीं, ये इसके बदले दूसरा सम सॉल्व करो, ठीक है।